हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 2 जून 2023 और 2 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है, तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था आज कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो देखिए जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है यह है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या फिर इसे आप कह सकते हैं दक्षिण बटन द्वीप नेशनल पार्क। ठीक है, यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यह आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। यह नेशनल पार्क जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह सिर्फ 0.03 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी ये जो सबसे छोटा भारत का नेशनल पार्क है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब देखिए किसी भैया ने बताया है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। देखिए एक भैया ने बताया कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, दूसरे भैया ने बताया कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क। तो देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है राला मंडल अभ्यारण्य। ठीक है, राला मंडल अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से जो भी प्रश्न पूछा गया था आपका जो है आंसर आपको मिल चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितनी राजनीतिक दल हैं। तो दोस्तों हम आपको 2023 के डेटा के अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहले आपको जो है 6 को सही करना है, उसके बाद आपको 8 को सही करना है। आपके ऑप्शन में यदि 6 दिया गया है तो सबसे पहले आप 6 को सही करेंगे, यदि 6 नहीं दिया गया है तब आप जाकर 8 को सही करेंगे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी आप जो है 6 को आपको देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चार्टर पार्टी किससे संबंधित है। देखिए ये जो प्रश्न है इसको पढ़ने के बाद थोड़ा अजीब सा लगा होगा। देखिए जो चार्टर पार्टी है यह निर्यात व्यापार से संबंधित है और निर्यात व्यापार आपके ऑप्शन में दिया गया होगा और यही राइट आंसर होगा। अब देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर समझने पहले आपको इस प्रश्न को समझना होगा कि चार्टर पार्टी क्या है। तो देखिए चार्टर पार्टी जो है ये अनुबंध जिसके द्वारा एक जहाज का मालिक इसे दूसरे के माल के परिवहन में उपयोग कर देता है। ठीक है, जिसके द्वारा एक जहाज का मालिक जो है इसे दूसरों के माल के परिवहन में उपयोग कर देता है, इसी चीज को चार्टर पार्टी कहा जाता है और यही आपका निर्यात व्यापार से संबंधित है। तो इसका निर्यात व्यापार आपका राइट आंसर हो जाएगा और मैं आशा है कि अब आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, और नर्मदा आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भैया मैंने जो ताप्ती कर रहे हैं तो ताप्ती नहीं होगा, नर्मदा ही आपका एक्यूरेट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में नील की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है। तो देखिए जो ब्रिटिश काल में नील की खेती सबसे अधिक होती है यह बंगाल में होती है। ठीक है, ब्रिटिश काल में नील की खेती सबसे अधिक जो होती है बंगाल में होती है और बंगाल आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज है कि नील की खेती सन 1777 में बंगाल से शुरू हुई थी। देखिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं उनको जरूर ध्यान रखिए। आज आपसे पूछा गया है ब्रिटिश काल में नील की खेती सर्वाधिक कहाँ होती थी, फिर कभी पूछ सकते हैं कि नील की खेती कहाँ शुरू हुई थी। तो ध्यान रखना सबसे पहले 1777 में बंगाल से शुरू हुई थी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो प्रश्न प्राप्त होते हैं ये आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहने जो प्रश्नों को भेजते हैं एग्जाम देने के बाद, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि बताए तो हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो प्लीज आप सब जो है उसका राइट प्रश्न जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न भैया बहन बताते हैं वो प्रश्नों को याद करके आते हैं और वो सही प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं, जबकि भूल जाने के कारणवश वो सही प्रश्न को न बता पाते हैं। फिर भी हम आपको राइट प्रश्न जानकर उसका सही आंसर बताने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि ऐसी कोई गलती होती है तो आप लोग सही प्रश्नों को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस प्रश्न में एक डाउट है उसको भी हम बताते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है आपका यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसे यूएसए कहते हैं।
अब कुछ भैया बहने जो कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं पूछा गया है, तो हम आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ऑप्शन पता हो तो आप ऑप्शन जरूर बताएं कि आपके ऑप्शन में कनाडा था, यदि कनाडा नहीं था तो और क्या क्या था, आप सब एक बार जरूर बताना, जिससे कि इस प्रश्न का राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाए। लेकिन फिर भी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। यदि ये प्रश्न किसी दूसरे तरीके से पूछा गया था तो उस प्रश्न को एक बार जरूर भेज देना, जिससे कि बच्चों के मन में डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से और बनती है कि कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, आज पूछे थे मौलिक अधिकार कहां से, फिर कभी पूछ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है। तो देखिए जब आपसे मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना रूस के संविधान से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। दोस्तों संविधान को शक्ति जो है यह जनता से मिलती है, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा गया है भारत की जनता से। यदि प्रश्न होता कि भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तब आपका सही प्रश्न था भारत की जनता से। लेकिन यदि ऐसा था संविधान को शक्ति कहां मिलती है, तब आपका राइट आंसर होगा जनता से मिलती है, ठीक है। क्योंकि भारत की बात तो की नहीं की है, यदि आपके ऑप्शन में भारत की जनता दिया हो तो भी सही होगा, और यदि जनता से दिया है तो भी आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ आवरण है इसे हम वायुमंडल कहते हैं, और हमें आशा है कि जितने भी अपन एग्जाम देके आए हों सभी लोग इस प्रश्न को जरूर सही करके आएंगे। दोस्तों संविधान की बात है तो संविधान से संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित एक बात है कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा दी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके। आपके प्रत्येक सत्र में जो है शिफ्ट में अनुच्छेद से जरूर एक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने 30 मिनट में सभी अनुच्छेदों को समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। उस वीडियो के माध्यम से सभी अनुच्छेदों को जरूर देखना, अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है या फिर जिनका आने वाले समय में कोई और भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि वहां पर हमने चीजों को इतने सरल से सरल शब्दों में और आसान से आसान तरीकों से ट्रिक के माध्यम से एकदम आपको समझाने का प्रयास किया, जिससे कि आप एक बार में देखें और आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। वहां पर मैं सभी इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी अनुच्छेदों को डिस्कस किया है। इसलिए जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया या फिर जो दे लिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि सांची के स्तूप में कितने द्वार हैं। जो सांची का स्तूप है इसमें कितने द्वार हैं, तो ध्यान रखना इसमें 4 द्वार हैं, ठीक है। सांची के स्तूप में 4 द्वार हैं, 4 आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एमपी जीके से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इसलिए एमपी जीके के प्रश्नों को जरूर एक बार आप लोग पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। जो पदार्थ की मात्रा है ऐसा भी होगा कि पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, या फिर इसी को कहिए कि पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्या होता है, तो दोनों का प्रश्न का राइट आंसर होगा मोल हो जाएगा, ठीक है। मोल आपका राइट आंसर होगा, मोल आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखना आप फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है, ठीक है। और FeSO4 आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूत्रों को जरूर पढ़ के जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जैसे धावन सोडा, कास्टिक सोडा, खाने वाले सोडा, इन सभी का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन क्या है, विटामिनों के रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, और इनसे होने वाले रोग, ठीक है। विटामिन ए से होने वाले रोग, विटामिन बी से होने वाले रोग, इस टाइप के प्रश्नों को बढ़ के जाइए। और हम साइंस की वीडियो की भी एक लिंक डाल दे रहे हैं जिसमें हमने लगभग 150 प्रश्नों के माध्यम से साइंस के सभी टॉपिकों को डिस्कस कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो हमने जो है साइंस की MP पटवारी एग्जाम के लिए बनाई थी, ठीक है। तो उसी से प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। बहुत अधिक लंबी वीडियो नहीं है, लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो है। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है वहां से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भैया ने बताया है कि पूछा गया था कि मानव शरीर के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि मानव शरीर के ऊपरी हिस्से को धड़ कहते हैं, या इसी को ट्रंक नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपका ऑप्शन में धड़ दिया हो और धड़ नहीं होगा तो ट्रंक जरूर दिया होगा, या फिर धड़ या ट्रंक करके दिए होंगे। तो जो भी दिया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए साइंस का लास्ट प्रश्न है कि हृदय के बाहरी कक्ष को क्या कहते हैं। तो देखिए जो हृदय का बाहरी कक्ष होता है इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। हृदय के बाहरी कक्ष को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से जो भी प्रश्न मिल सके थे उनको हमने डिस्कस कर दिया है। 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब 20 प्रश्न आपसे हिंदी से पूछे जाते हैं। हिंदी के लिए हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनते रहना है। देखिए अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। देखिए
हिंदी में हम आपको टॉपिक सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद आपको पढ़ना क्या है उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपसे छंद से प्रश्न पूछा गया है, रस से प्रश्न पूछ रहे हैं, अलंकार पूछे जा रहे हैं, व्यंजन पूछा जा रहे हैं, मुहावरे पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची और लोकोक्ति पूछी जा रही है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को पूछे जा रहे हैं। यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कैसे होते हैं, जैसे आपको सम साम दे दिया गया, पढ़ने में एक जैसा लग रहा है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हीं को पहचानना रहता है। थोड़ा ये हार्ड होते हैं, यदि आप थोड़ा भी मिस्टेक कर देंगे तब अपना प्रश्न गलत कर देंगे। कृतवाचक वाक्यों को पूछा गया है, शुद्ध शुद्ध वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण पूछे गए। दोस्तों आपके हिंदी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिकों से 20 प्रश्न बनाए जा रहे हैं और हम आप सब के लिए 2 वीडियो लेकर आए जो कि जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हिंदी स्पेशल पार्ट 1, हिंदी स्पेशल पार्ट 2 करके दोनों वीडियो की लिंक दी गई है। आप लोग दोनों वीडियो को जरूर देखना। दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होगी। आप उसे तेज स्पीड में भी करके देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम है तो उन दोनों वीडियो को ध्यान से विस्तार से देखकर जाना, क्योंकि चीज़ों को इतनी विस्तार से, इतनी आसान शब्दों में, इतने सरल ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है कि हमारा वादा है आप एक बार उस वीडियो को देखते हैं, आपको चीज़ें सभी समझ में आएंगी। वहाँ पर हमने जो है रस कैसे पहचानना है, रस से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया। अलंकार कैसे पहचानेंगे, संधि कैसे पहचानेंगे, संधि को करना कैसे, आपको वर्तनी कैसे पहचाननी है, छंद में दोहा, सोठा, अलंकार, इन सभी चीज़ों को, समास कैसे पहचानना है। यानी जो भी हिंदी से जितने भी टॉपिक उठाए जाते हैं सभी टॉपिकों को एकदम सरल से सरल शब्दों में हमने डिस्कस किया है। सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखना। वह वीडियो एमपी पटवारी के लिए बनाई गई थी। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो को देखा है और सभी ने कमेंट में, आप देख सकते हैं कि कमेंट भी किए हैं बच्चे कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो साबित हुई है। इसलिए आप सब उस वीडियो को जरूर देखना, आपको हिंदी में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हमने एकदम छोटे से छोटी चीज़ों को एकदम सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद संविधान जो है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यानी महत्वपूर्ण संविधान की वीडियो जो लगाई गई है उसे भी एक बार जरूर देखना, और एक पुरस्कार से संबंधित वीडियो उसे भी देख लेना। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है सभी चीजों को बताने का प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, और जो भी प्रश्न अभी आपको नहीं मिल पाए हैं लास्ट में हम एक आल शिफ्ट करके वीडियो डालेंगे जिसमें सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए और जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए यह वीडियो भी काफी होगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।